नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी, राहुल ने मोदी सरकार को किस बात पर किया सचेत। यूपी में एक और कथित महंत की वीडियो ने उठाए योगी सरकार पर सवाल। जानेंगे गुजरात चुनावों के लिए क्या है कांग्रेस की रणनीति। राजस्थान में क्यों डरी नजर आ रही है बीजेपी। बात करेंगे मुंबई को लेकर बीजेपी शिवसेना में बड़ी तकरार की, आरबीआई के नए ऐलान की, और बुलेटिन के आखिर में बात राष्ट्रपति चुनावों में बीजेपी को मात देने की विपक्ष की तैयारियों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज की तैयारी। सरकार ने बूस्टर डोज को दी मंजूरी। 10 अप्रैल से 18 प्लस को भी लगाई जा सकेगी बूस्टर डोज। सरकार ने लिया फैसला। बिहार में आरजेडी को बड़ा झटका। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह छोड़ेंगे पार्टी का साथ। 12 अप्रैल को जनता दल यूनाइटेड में होंगे शामिल। मुंबई में एनसीपी चीफ शरद पवार के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन। राज्य परिवहन के कर्मचारियों ने जमकर काटा बवाल। राज्य परिवहन निगम का राज्य प्रशासन में विलय की कर रहे हैं मांग। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 407 अंकों की तेजी के साथ 59,442 अंक पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 150 अंकों की तेजी के साथ 17,787 अंक पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत संकट से गुजर रहा है। देश को बाहर और अंदर दोनों ही जगह से चुनौतियां मिल रही हैं। भारत से लगे पाकिस्तान में राजनीतिक संकट है तो श्रीलंका में आर्थिक संकट पैदा हो गया है। चीन के साथ लगती सीमा पर सुरक्षा का संकट है तो देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी का संकट है। इन सभी परेशानियों के बीच आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शरद यादव से मिले और फिर मीडिया के सामने उन्होंने पीएम मोदी को नसीहत भी दी। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। चीन की नजरें एक अरसे से भारत पर टेढ़ी हैं, लेकिन सरकार हमेशा चीन की हरकतों पर पर्दा डालती आई है, जिसका नुकसान देश को उठाना पड़ा है। अब राहुल गांधी ने रूस और यूक्रेन मामले की तुलना चीन और भारत के साथ करते हुए मोदी सरकार को चेतावनी दी है। आज राजद नेता शरद यादव से मुलाकात के बाद राहुल ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि रूस का कहना है कि वो यूक्रेन को उसका हिस्सा नहीं मानता, इसलिए उसने यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई की है। चीन भी अरुणाचल और लद्दाख को भारत का हिस्सा नहीं मानता। चीन कह रहा है कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश भारत के नहीं हैं और उन्होंने वहां अपनी सेना तैनात कर दी है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। चीन के बढ़ते खतरे के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, सरकार सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रही है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो सच्चाई को स्वीकार कर लें और उसके मुताबिक तैयारियां शुरू कर दें। अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो फिर स्थितियां बिगड़ने पर हम किसी लड़ाई के लिए सक्षम नहीं होंगे। वहीं श्रीलंका के आर्थिक संकट की भारत से तुलना करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 2-3 सालों से देश में मीडिया संस्थान, भाजपा नेता व आरएसएस सच छिपा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सामने आएगा। आज लोग भारत की आर्थिक स्थिति और नौकरी की स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते। आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा ये क्या हो रहा है। इस देश के रोजगार ढांचे की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। लघु और मध्यम व्यवसाय, छोटे दुकानदार, अनौपचारिक क्षेत्र हमारी रीढ़ है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं शरद यादव की इस बात से सहमत हूं कि देश में बुरे हाल हैं, नफरत फैलाई जा रही है और देश को बांटा जा रहा है। हमें देश को एकजुट करना है और भाईचारे के रास्ते पर चलना है, जो कि देश के इतिहास का हिस्सा रहा है। मीडिया पर नियंत्रण रखकर चीजों को कुछ वक्त के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन संकट को ज्यादा समय तक टाला नहीं जा सकता। मोदी सरकार को संभलना होगा, लेकिन लगता नहीं है कि सरकार अपनी नीति बदलने को तैयार है। बीजेपी राज में धार्मिक काट पर ही ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तथा कथित भगवाधारी लगातार जहरीले भाषण दे रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। आरोप लगाया जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ जहरीली जुबान बोलने वाले कथित साधु को सरकार का संरक्षण मिला है। 2014 के बाद से लगातार एक समुदाय को डराया और धमकाया जा रहा है। देश के बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को लेकर नफरती अभियान चल रहा है। इन नफरती अभियानों को चलाने वाले वो संगठन हैं जिन्हें बीजेपी नेताओं का संरक्षण मिला हुआ है। बीजेपी के संरक्षण की वजह से कई कट्टर हिंदू संगठन खुद को कानून से बड़ा मानते हैं। हिंदू संगठनों के अलावा प्रदेश में तथाकथित साधु संतों के भी हौसले काफी बुलंद हैं। जब ये कथित संत बोलते हैं तो लगता है कोई छुटभैया गुंडा बयान दे रहा है। इन संतों के बयानों में कहीं से भी कोई शालीनता नहीं होती।
धर्म का झंडा लिए ये कथित साधु संत आए दिन अल्पसंख्यकों को अपना निशाना बनाते रहते हैं। लेकिन अब तो सारी हदें पार करते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद सीतापुर जिले में एक महंत ने कैमरे के सामने मुस्लिम महिलाओं के अपहरण कर दुष्कर्म करने की खुली धमकी दे डाली है। महंत के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद लोगों ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले पर यूपी पुलिस कमिश्नर को खत लिखकर महंत की गिरफ्तारी की मांग की है। सीतापुर के खेराबाद कस्बे के महर्षि श्री लक्ष्मण दास उदासीन आश्रम के महंत बजरंग मुनि दास ने हिंदू नववर्ष के मौके पर एक जुलूस निकाला था। जब जुलूस एक मस्जिद के पास से निकला तो महंत ने लाउडस्पीकर पर नफरती भाषण देना शुरू कर दिया। वायरल वीडियो में महंत कहलाने वाला ये शख्स कहता सुनाई दिया कि मैं आपको पूरे प्यार से ये कह रहा हूँ कि अगर खैराबाद में एक भी हिंदू लड़की को आपके द्वारा छेड़ा गया तो मैं आपकी बेटी और बहू को आपके घर से बाहर लाऊंगा और उसके साथ दुष्कर्म करूंगा। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद सीतापुर पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजीव दीक्षित ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही जांच में सामने आए तथ्यों और सबूतों के आधार पर कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। महंत जब मुस्लिम महिलाओं के अपहरण और बलात्कार की धमकी दे रहा था, उस वक्त मौके पर पुलिस के जवान भी मौजूद थे। हालांकि उनमें से किसी ने भी उन्हें महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अपमानजनक बयान देने से नहीं रोका। घटना को गंभीरता से लेते हुए एनसीडब्ल्यू ने आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। यूपी में भले ही चुनाव हो चुके हैं, लेकिन पूरे देश की नजरें हमेशा यूपी की सियासत पर होती हैं। ऐसे में बीजेपी यूपी से ही गुजरात को साधने की कोशिश कर रही है, जहां 6 महीने में ही चुनाव होने हैं। बीजेपी चुनावों की तैयारियों में जुट चुकी है, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस ने भी गुजरात के लिए इस बार पूरी तैयारी कर ली है और इसमें उसे साथ मिला है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का। तो कैसे बीजेपी की घेराबंदी की कोशिश में जुटे हैं पीके, देखते हैं इस रिपोर्ट में। गुजरात को बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। पिछले 25 सालों से पार्टी वहां पर जीत का परचम लहराती आ रही है, लेकिन 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने ऐसी टक्कर दी कि पार्टी 99 के फेर में उलझ गई। हालांकि तमाम कोशिशों के बाद कांग्रेस सत्ता हासिल नहीं कर पाई, लेकिन इस बार वो मजबूती के साथ मैदान में उतरने की जद्दोजहद कर रही है। इसलिए वो उस दिग्गज को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है जिसकी रणनीति ने बिहार से बंगाल तक बीजेपी को धूल चटाई थी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर की टीम ने गुजरात में कैंपेन भी शुरू कर दिया है। ऐसी भी चर्चा है कि पीके की टीम ने बीजेपी के मुख्य ऑफिस कमलम के पास ही एक फ्लैट किराए पर लिया है और कांग्रेस पार्टी ने पीके की टीम को फ्लैट और कार समेत कई सुविधाएं भी मुहैया कराई हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के मई महीने से पहले औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा हो सकती है। अभी कुछ दिन पहले ही उनकी मुलाकात राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से हुई थी। पार्टी में उन्हें बड़ा पद देने की तैयारी भी है। पीके के सहारे कांग्रेस अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है। दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस की स्थिति खराब हो गई है। अन्य राज्यों की तरह गुजरात में भी कांग्रेस अच्छी स्थिति में नहीं है। इसी के चलते पार्टी ने नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में गांधीनगर में कांग्रेस विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। बैठक में संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता के साथ साथ गुजरात कांग्रेस के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष पर जल्द से जल्द फैसला लेने पर भी चर्चा हुई थी। कहा जा रहा है कि इसी मीटिंग में पीके को पार्टी में शामिल कराने पर भी मंथन हुआ। अब कांग्रेस तो प्रशांत किशोर को अपने पाले में लाने की तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन देखना होगा कि पीके कब तक कांग्रेस का हाथ थामते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि बीजेपी को गुजरात में घेरने में कांग्रेस कामयाब हो गई तो फिर देश के दूसरे राज्यों में उसकी राह आसान हो जाएगी। बीजेपी को दूसरे राज्यों में घेरने के लिए कांग्रेस अब बीजेपी की रणनीति पर ही काम कर रही है। खास तौर पर राजस्थान में कांग्रेस की नीति से बीजेपी की नींद उड़ गई है। तो क्या है कांग्रेस की रणनीति, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस अब एक बार फिर हिंदुत्व की राह पकड़ती दिख रही है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों के साथ कांग्रेस अब बीजेपी को उसी की रणनीति से मात देने की कोशिश में जुट गई है। हाल ही में यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में बीजेपी वोटों के ध्रुवीकरण के सहारे जीतने में कामयाब हो गई थी। राजस्थान में भी वो इसी रणनीति पर चल रही है, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को उसी के दांव से घेरने की तैयारी कर ली है। राजस्थान में कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश में लग गई है। दरअसल राजस्थान की गहलोत सरकार राज्य में पहली बार देवस्थान के अधीन प्रत्यक्ष प्रभार के मंदिरों में
रामनवमी पर रामायण पाठ और हनुमान जयंती पर सुंदरकांड पाठ करने जा रही है, जिसको लेकर शासन सचिव ने नोटिस जारी कर दिया है। मंदिरों में 10 अप्रैल को रामायण पाठ और 16 अप्रैल को हनुमान जयंती पर सुंदरकांड पाठ की सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। इसके लिए देवस्थान विभाग ने 8 पुजारियों को रामायण पाठ करने के लिए नियुक्त किया है। ये पुजारी अपने अपने मंदिरों की सेवा पूजा करने के साथ 3-3 घंटे का रामायण पाठ करेंगे। इस बीच पुलिस ने अजमेर में धारा 144 लागू कर दी है, जिससे सामाजिक सद्भाव बना रहे। अब आने वाले चुनावों में कांग्रेस को इसका कितना फायदा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। राजस्थान में चुनाव अगले साल हैं, देखना होगा कि कांग्रेस कितनी सफल होगी। लेकिन इस समय जिन चुनावों पर बीजेपी की नजर है, उसमें मुंबई नगर निगम चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही निशाने पर मुंबई भी है। केंद्र सरकार मुंबई में कब्जे की कोशिश में है और अब शिवसेना सांसद ने बीजेपी की रणनीति को लेकर जो खुलासा किया है, उससे महाराष्ट्र की राजनीति में हंगामा मच गया है। तो क्या दावा किया है शिवसेना सांसद ने, देखते हैं इस रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार इन दोनों आमने सामने हैं। किसी न किसी मुद्दे पर दोनों के बीच टकराव जारी है। खासकर जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियां लगातार महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों को अपने निशाने पर ले रही हैं, ऐसे में सरकार भी महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर है। और अभी हाल ही में ईडी के निशाने पर आए शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा खुलासा किया है। दरअसल अब संजय राउत ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की साजिश रच रही है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने दावा किया कि मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक प्रेजेंटेशन भी दिया है। राउत ने कहा कि भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया और पार्टी नेताओं, बिल्डर, व्यापारियों का एक समूह इस साजिश का हिस्सा है। मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने संबंधी प्रस्तुति इस समूह द्वारा गृह मंत्रालय को दी गई है। बैठकें हुई हैं और इस कार्य के लिए एक निधि एकत्र की जा रही है। ये पिछले 2 महीनों से चल रहा है और मैं पूरी जवाबदेही के साथ ये बात कह रहा हूँ। मेरे पास मेरी बात साबित करने के लिए सबूत हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी इस बारे में जानकारी है। शिवसेना सांसद ने दावा किया है कि इस बात की संभावना है कि सोमैया के नेतृत्व वाला समूह अगले कुछ महीनों में अदालत जाकर कहेगा कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मराठी लोगों का प्रतिशत बहुत कम हो गया है, इसलिए शहर को केंद्र सरकार के शासन के तहत एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना चाहिए। अब राउत के दावों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन सरकार के तानाशाह रवैये से सभी वाकिफ हैं। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार महाराष्ट्र पर अपने अधिकार बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। महाराष्ट्र में इस वक्त महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार है और अब बीजेपी का शिवसेना से 25 साल पुराना नाता भी टूट चुका है, जिसके जुड़ने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। ऐसे में बीजेपी महाराष्ट्र में अपने अधिकार बढ़ाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन केंद्र सरकार अपने मंसूबों में कामयाब हो पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो इस पर सीधे सीधे केंद्र का नियंत्रण हो जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार के लिए ये सब करना बेहद मुश्किल है। दूसरी ओर सबसे ज्यादा मुश्किल केंद्र सरकार के सामने इस समय महंगाई को लेकर है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और अब आरबीआई ने भी साफ कर दिया है कि सरकार महंगाई को नियंत्रण में नहीं कर पाएगी। जब जब देश में गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाया जाता है, तब तब वो महामारी को बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते हैं। लेकिन अब तो जानलेवा बीमारी भी काबू में आ गई है, फिर भी मोदी सरकार से अर्थव्यवस्था नहीं संभल पाई। हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि लगातार विकास दर घटती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। इस मुश्किल वक्त से जनता को अभी निजात नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ग्रोथ रेट घटने का अनुमान लगाया है। दरअसल आज आरबीआई ने नई मौद्रिक नीति की घोषणा की है। इस दौरान ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। वहीं रेपो रेट को 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर जस का तस रखा है, यानी आपकी ईएमआई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लगातार 11वीं बार है जब केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट स्थिर रखे हैं। वहीं आरबीआई ने FY 23 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.8% से घटाकर 7.2% कर दिया है। महंगाई दर का अनुमान 4.5% से बढ़ाकर 5.7% किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि दरों को लेकर एकोमोडेटिव रुख बरकरार है। सभी सदस्यों की सहमति से ब्याज दरों में बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है। वहीं महंगाई को लेकर आरबीआई गवर्नर ने कहा कि फरवरी के आखिर से कच्चे तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव और जियोपॉलिटिकल टेंशन से
अनिश्चितता को देखते हुए ग्रोथ और महंगाई का अनुमान जोखिम से भरा है। आरबीआई ने पहली तिमाही में महंगाई दर 6.3%, दूसरी तिमाही में 5%, तीसरी तिमाही में 5.4% और चौथी तिमाही में 5.1% रहने का अनुमान जताया है। यह आंकड़े साफ बता रहे हैं कि देश में आने वाले वक्त में महंगाई बढ़ने वाली है, जबकि विकास दर घटने वाली है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कर रही है मोदी सरकार, कैसे होगा देश का विकास। और बुलेटिन के आखिर में बात राष्ट्रपति चुनावों की। हाल ही में खत्म हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद अब सभी की नजरें जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति के चुनावों पर टिकी हुई हैं। हालांकि बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि नतीजे उसके ही पक्ष में आएंगे, लेकिन विपक्ष ने राष्ट्रपति चुनावों में बीजेपी को पटकनी देने का पूरा मन बना लिया है। आखिर क्या है विपक्ष का प्लान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आने वाले जुलाई में देश में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं और जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव में नतीजे आए और बीजेपी को 4 राज्यों में जीत मिली, उससे ऐसा लग रहा है कि इन चुनावों में भी बाजी वो ही मारेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब राष्ट्रपति चुनावों के लिए पूरा विपक्ष एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के प्रत्याशी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारने के लिए दृढ़ है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए इस बार ये राह आसान नहीं होने वाली है। हालांकि अभी तक किसी भी तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है और विपक्ष भी एनडीए के उम्मीदवार के नाम की घोषणा के बाद ही अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेगा। आपको बता दें कि भले ही पार्टी ने पिछले चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए जरूरी बहुमत के आंकड़े नहीं जुटा पा रही है। ऐसे में उसको दूसरे दलों का समर्थन मिलना भी जरूरी है, जो कि बेहद मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त देश में मोदी विरोधी माहौल बन चुका है। साथ ही अभी हाल ही में डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दिल्ली में अपनी पार्टी के नए कार्यालय अन्ना कलेगनार अरिवल्यम का उद्घाटन किया था और इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ अखिलेश यादव आदि भी मौजूद रहे थे और इस कार्यक्रम के जरिए विपक्षी एकता का संदेश देने की कोशिश की गई थी, जो कि मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी भी साबित हो सकता है। ऐसे में साफ है कि इस बार राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी विपक्ष ने कर ली है। गौरतलब है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है। निर्वाचक मंडल की कुल ताकत 10,98,903 वोट है। एक सांसद के लिए प्रत्येक वोट का मूल्य 708 है। विधायकों के मामले में वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग होता है। उत्तर प्रदेश में विधायक वोटों का मूल्य सबसे ज्यादा है। खैर, अब नतीजे किसके पक्ष में आएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन विपक्ष के तेवर से साफ है कि बीजेपी के लिए चुनाव आसान नहीं होगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।